जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की करंट अफेयर में। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि यूपीएससी के दृष्टिकोण से जो भी जो है करंट अफेयर इंटरनेशनल या नेशनल या राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी। और आज दोस्तों तारीख है, मैं आपको बता दूं 24 मार्च, और वीडियो जब ये शाम को शूट हो रहा है तो रात के बज चुके हैं 8। और दोस्तों मैं आपके साथ सारी खबरें, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, लेकिन आपकी यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी खबर यहाँ पर नहीं छूटती है। बिल्कुल ईजी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को जो है मैं शुरुआत करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर लें। वहां पे आपको ये कंटेंट लिखित फॉर्मेट में, रिटन में जो है आपको मिल जाएगा। साथ ही में यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस या कोई भी जो है आपको हेल्प चाहिए, कोई भी कंटेंट चाहिए, तो वो भी जो है आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जाकर के मुझे जो है एडमिन, जो मैं एडमिन हूँ ग्रुप का, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप मुझसे मांग सकते हो, बात कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए जो है आज की खबर को बिना किसी बकवास के हमेशा की तरह स्टार्ट करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे लगभग 600 लेक्चर पड़े हुए हैं पढ़ाई से रिलेटेड, यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली अगली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना किसी बकवास की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आज की पहली जो खबर निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है तुर्की की ओर से। तुर्की, जिसका पहले नाम टर्की हुआ करता था। आपने इसका इतिहास तो बहुत पुराना सुना होगा कि ऑटोमन एम्पायर जो है लास्ट टाइम जो कि हुआ था, तब जो है इसकी राजधानी का देखा जाए तो इस्तांबुल हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद जो है वो कोलैप्स हुआ। अल्टीमेटली जो है आज हमारा तुर्की जो है जाना जाता है। तुर्की से जो है दोस्तों पहली खबर निकल के आ रही है। हालांकि तुर्की जो है हमेशा प्रयास करता रहता है कि उसको यूरोप में चला जाना चाहिए। यूरोप में जाने के पीछे उसके अपने जो है अपने फाइनेंशियल यानी कि जो है इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। इसके लिए जो है वो आर्थिक अपने हितों को साधने के लिए जो है यूरोप में ज्वाइन करना चाहता है। तुर्की एकमात्र ऐसा देश है, मतलब एकमात्र तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन तुर्की ऐसा देश है जो दोस्तों जो है आधा यूरोप में आता है, आधा जो है मिडिल ईस्ट में भी आता है। और तुर्की की बात की जाए तो तुर्की की जो राजधानी है वो दोस्तों मैं आपको कैपिटल जो है वो है यहाँ पे अंकारा। और इस्तांबुल में जो है, इस्तांबुल के एक मेयर हैं मैं आपको बता दूं कि आज जो है तुर्की में जो है, टर्की में जो है तख्ता पलट की साजिश चल रही है। मैं आपको बता दूं कि जो तुर्की के जो है प्रेसिडेंट हैं, जिनका नाम जो है तैयब एर्दोगन है, जिनको आप अच्छे तरीके से बखूबी जानते हो। और तैयब एर्दोगन जो है वो तुर्की को देखा जाए तो यूरोप में मतलब अगर एक तरीके से अगर आप देखोगे तो नाटो में अगर देखा जाए तो यूरोप में अगर आप देखोगे तो बहुत पावरफुल तुर्की है। ठीक है, इसकी बहुत अच्छी खासी जो है मिलिट्री है। ठीक है, अगर पूरे यूरोप में अगर आप देखते हो तो टर्की का जो है थोड़ा तो दबदबा है, आप ऐसा उसको जो है नकार नहीं सकते हो सीधा सीधा। लेकिन इस समय जो है जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं यानी कि जो एर्दोगन है, एर्दोगन के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो है 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कारण उसके पीछे क्या है तो मैं आपको बता दूं, 2028 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं। उनके जो प्रतिद्वंदी हैं यानी कि जो उनके विपक्ष के नेता हैं, जिनका नाम मैं आपको दोस्तों बता दूं, उनका नाम है एकरेम इमामोगलू है। ठीक है, गोलू नहीं है। और ये दोस्तों इस्तांबुल के मेयर हैं। इनको दोस्तों जो है मैं आपको बता दूं, भ्रष्टाचार के कई सारे इनके ऊपर झूठे या सच्चे हमें तो नहीं पता है आरोप लगा करके इनको जो है जेल में डाल दिया गया है, और इन पे जो है जेल में चले जा चुके हैं। जिसके कारण इनके जो पक्ष में जो लोग थे, इस जो ये मेयर हैं, इनके पक्ष के कई सारे लोग जो है सड़कों पर उतारा है। और इनके जो प्रेसिडेंट हैं यानी कि जो एर्दोगन है, इनके खिलाफ जो है बहुत तेजी से प्रोटेस्ट यानी कि जो है ये जारी हो चुका है। और ये ऐसा ना हो कहीं विकराल रूप ले करके जो है अल्टीमेटली इनकी जो सत्ता है उसको उखाड़ करके फेंक दिया जाए। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट है, क्या ये पहली बार हो रहा है? तो नहीं। अगर आप जो है अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जो है अगर जानने वाले होंगे तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा पहले भी एक बार प्रयास किया जा चुका है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो है हमारे अगर टर्की में अगर आप देखोगे तो इससे पहले जो है ये सत्ता प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं होती थी, सबसे पहले ये प्राइम मिनिस्टर के पास होती थी। मैं आपको बता दूं 2003 में पहली बार एर्दोगन जो है तुर्की की सीट पर बैठते हैं और वो जो है प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद जो है जब उन्होंने कहा था कि 3 बार जो है 3 बार से ज़्यादा नहीं बनेंगे, लेकिन जब तीसरी बार जो उनका टेन्योर होने जब आया यानी कि 2015 से 2016 की तरफ, तो क्या हुआ, वो एक बार जो है विदेश की यात्रा पे गए, मतलब जो है बाहर घूमने गए। जो 2015 और 2016 के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, तब क्या हुआ, जब वो बाहर घूमने गए तो वहाँ पे कुछ लोगों ने जो है तख्ता पलट करने की कोशिश की, यानी कि वहाँ की जो सेना थी उसने तख्ता पलट करने की कोशिश की। लेकिन उनका जो है जैसे बात बाहर पता चला तो उन्होंने वीडियो रिलीज किया। वीडियो रिलीज करने के बाद वहाँ की जनता को जैसे पता चला तो जनता जो है उनकी जो सैनिक थे उनके जो है वाहन के आगे आकर के लेट गई, और जिसके पश्चात जो है वो जब वापस लौटे तो उनको सत्ता दोबारा जो है वापस मिल गई। इसी मौके का फायदा उठा करके, चूंकि उनका जो है टेन्योर भी 3 बार का जो टर्म था वो भी पूरा होने वाला था, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी थी, तो इन्होंने क्या किया, चूंकि सत्ता के जो है काफी भूखे व्यक्ति रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, पूरा जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो था, संविधान जो था तुर्की का, उसको चेंज करके एकदम उलट फुलट कर दिया। उन्होंने जो है प्राइम मिनिस्टर की जगह पे जो है उन्होंने पावर किसको दे दी, अब प्रेसिडेंट को दे दी, और स्वयं जो है प्रेसिडेंट बन करके आए, बढ़िया से एकदम डंके से जो है एकदम बने जा करके। हालांकि हाल ही में जो है तुर्की ने ये भी कहा है, तुर्की की जो ये एर्दोगन है उन्होंने कहा है कि हम जो है आने वाले समय में जो है जल्दी जो है रिजाइन कर
देंगे और रिजाइन नहीं मतलब अपना टेन्योर होने के बाद जो है फिर हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। लेकिन इस प्रकार की जो उनकी नीतियां हैं कि 2028 में जो उनके प्रतिद्वंदी हैं उनको गिरफ्तार करना भ्रष्टाचार के आरोप में, ये दिखाता है, ये दर्शाता है कहीं ना कहीं अर्दगन जो है अभी भी सत्ता के भूखे हैं और ऐसा ना हो इसी मौके का फायदा उठा करके दोबारा जो प्रेसिडेंट का जो पावर था वो प्राइम मिनिस्टर को दे दें। तो ये जो है एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है और फिलहाल इस पे जो है मैंने आपको जो भी घटनाक्रम था उसको मैंने डिटेल में आपको बताया। आज की दूसरी खबर की ओर जो है हम फटाफट अंदाज में बढ़ जाते हैं। आज की दोस्तों दूसरी खबर जो है वहाँ पे निकल के आ रही है, मैं आपको बता दूं कि कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया CCI। अब कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया क्या होती है? तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया दोस्तों ये जो है जो मार्केट में ट्रेड मोनोपोली होती है, जैसे मान लीजिए किसी प्रकार के, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी मोनोपोली कर रहा है, एकाधिकार मार्केट में जमा रहा है, तो उसकी मोनोपोली को रोकने के लिए या फिर जो है किसी प्रकार की अगर जो है जैसे ये जो मामला है क्या मैं आपको बता दूं, जो CCI है यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसने 213 करोड़ का फाइन लगा दिया है मेटा के ऊपर। अब इसके पीछे कारण क्या है? कारण दोस्तों ये है कि इनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं कि इन्होंने जो है व्हाट्सएप के जरिए जो डेटा है उसको अपने मेटा प्लेटफॉर्म के साथ शेयर किया है, यानी कि फेसबुक इंस्टाग्राम के साथ जो है शेयर किया है, ताकि उनको जो है एक स्पेशलाइज तरीके से, ताकि उनको एक टारगेट ऑडियंस को जो है एक निष्का एड को दिखाया जा सके। तो ये एक प्रकार की जो है गलत एक्टिविटी जो है इनके द्वारा की जा रही थी और इसको जो है पकड़ा है CCI ने और इन पे जो है 213 करोड़ का जो है फाइन लगा दिया है। हालांकि इस पे जो है स्टे लग चुका है। स्टे का मतलब अब ये मामला जो है अभी पेंडिंग में चला गया है। अब स्टे लगाया किसने है तो मैं आपको बता दूं, ये जो है फेसबुक और इस पे अगर बात की जाए तो नेशनल कंपनी लॉ एपिलिएट ट्राइब्यूनल यानी कि NCLAT ने जो है इनके ऊपर जो है स्टे लगा दिया है। लेकिन ये कहा है कि तब तक जो है आधा जो पैसा है 213 करोड़ का वो तब तक जो है जमा करा दीजिए, जब तक ये कंटिन्यू जो है चल रहा है मामला, जब तक आपका पेंडिंग में है तब तक आधा पैसा जो है इसका जब तक इसका जो है आधा पैसा भर दीजिए। और तो ये दोस्तों जो है मेटा से रिलेटेड मामला था। अगली खबर की अगर हम और बढ़ते हैं तो मैं आपको बता दूं, हमारे देश में जो है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको रेगुलेट करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि इसके पीछे जो है सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि कई सारी जो है एंटिटी जिम्मेदार है। जैसे सबसे पहले बात की जाए तो हमारे देश में जो है डेटा रेगुलेट करने के लिए अगर देखा जाए तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो 2023 का था उसमें डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को बनाना था, जो कि अभी तक नहीं बना हुआ है। और डेटा को लेकर के जो है कोई चीज़ है ही नहीं। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की बात अगर कर लो तो उसमें जो है कोई क्लैरिटी नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे वहाँ पहुँचा जा रहा है, दुनिया पे बातें हो रही, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोई क्लैरिटी है ही नहीं। वहीं पे जो है कई सारी लीगल एम्बिग्यूटी यानी कि जो है कई सारी मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि मतलब इतना जो है कानून जो है पेचीदा है, मतलब इतना ज़्यादा मतलब उसमें असमंजस है कि समझ ही नहीं आता है कि आखिर करना क्या है। जैसे अभी हाल ही का मामला ले लीजिए ट्विटर या फिर एक्स का ले लीजिए, जिसमें जो है एलॉन मस्क ने जो है जो सेक्शन 69 जो IT एक्ट का सेक्शन 69A जो था उसको जो है अगर देखा जाए तो हमारी गवर्नमेंट ने जो है इन्वोक करते हुए सहयोग पोर्टल पे कंप्लेन आई और उसको जो है जो एक्स का जो कंटेंट था उसको ब्लॉक करने की जो है मतलब ब्लॉक करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। लेकिन एक्स के जो CEO हैं यानी कि एलॉन मस्क, उनकी जो कंपनी है एक्स, वो जो है हाई कोर्ट कर्नाटक की चली गई, जहाँ पे जो है उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि जो सेक्शन 79 क्लास 3 है और क्लास 3 सब क्लास B यानी कि सेक्शन 79 क्लास B सब क्लास 3, ये दोस्तों जो है IT एक्ट का बात करता है कि कोई भी कंटेंट ऑनलाइन आप ब्लॉक नहीं कर सकते हो अगर जो है वो उसमें जो है किसी प्रकार का जो थर्ड पार्टी है, जैसे एक्स है उसका तो कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, क्योंकि वो तो कंटेंट जो है यूजर के द्वारा उसके रिस्पांस पे जो है दिया जा रहा है, तो उसमें उसका कोई हस्तक्षेप है ही नहीं, तो इसलिए जो है इसको ब्लॉक करना कोई जरूरी भी नहीं है। तो ये जो है मामला फिलहाल जो है सेफ हार्बर के रूप में जाना जाता है, सेक्शन 79 सब क्लास 3 और सब क्लास B। अगली दोस्तों खबर की अगर हम बात किया जाए तो नेक्स्ट खबर जो निकल के आ रही है, मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, वो दोस्तों निकल के आ रही है कि इंडिया ने जो है अपनी स्ट्रेटजी जो है एलिमिनेट करने के लिए नक्सलिज्म दोस्तों क्या होती है तो मैं आपको बता दूँ, लेफ्ट विंग एक तरीके की जो है विचारधारा है जो क्या करती है कि स्टेट जो होता है जैसे अपना इंडिया है, इसमें जो है मतलब स्टेट को उखाड़ करके फेंक देने की जो है बात करती है। और हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं अमित शाह जी ने इन्होंने जो है नक्सल फ्री इंडिया को बनाने की बात कही है अभी हाल ही में जो है, और इन्होंने जो है कहा है कि 31 मार्च 2026 तक इंडिया जो है अगर देखा जाए तो नक्सल फ्री हो जाएगा। और हालांकि जो है बातें तो काफ़ी अच्छी की हैं, लेकिन इनमें काम भी हुआ है। बीजेपी गवर्नमेंट जो है नक्सल इलाके में जो है काफ़ी काम भी हुआ है। मैं आपको जैसे एक आंकड़े के अनुसार बता दूं कि 2014 में अगर हम बात करें तो इंडिया में लगभग आप मान के चलिए कि 126 जिले ऐसे थे, डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जो नक्सल प्रभावित थे। नक्सल प्रभावित का मतलब वहाँ पे जो है नक्सलिस्ट रहते थे। और ये आज अगर 2024 में देखोगे तो ये मामला घट करके 126 से 126 से ओनली 12 पे आ चुका है।
तो मुझे उम्मीद है कि मार्च 2026 तक नक्सल फ्री इंडिया हो जाएगा। और इसके लिए जो है सिर्फ ऐसे ही नहीं हवा हवाई में बात हो गई है, दरअसल अगर देखा जाए तो कई सारे गवर्नमेंट ने हमारी प्रयास भी किए हैं। जैसे मैं आपको बता दूं 7th शेड्यूल में जो है, अगर हम 7th शेड्यूल देखते हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 7वीं अनुसूची में जब हम देखते हैं तो पुलिस हो या पब्लिक ऑर्डर हो, इसको जो है स्टेट गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन यानी कि क्षेत्राधिकार में रखा गया है। जैसे गवर्नमेंट ने क्या सारे प्रयास किए तो वो उनके मैं बता देता हूँ। तो लेफ्ट विंग जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, ये दोस्तों माओवादी जो विचारधारा होती है कि स्टेट को कार का फेंक दो वगैरह जो है विचारधारा लेकर के चलते हैं। ये एक नक्सल जो इलाका है, ये नक्सल जो है ये शब्द कहाँ से आया, तो ये जो है वेस्ट बंगाल का एक जगह है, वहाँ से ये जो है निकल के आया, जहाँ पे जो है एक ज़माने में 1967 में जो है ये मामला काफ़ी जो है चर्चा में आया था। ये जो है जो नक्सल जगह है, मैं आपको फिर बता देता हूँ कि ये जो है एक विलेज है, गांव है नक्सलबाड़ी वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे जो है एक पीजेंट यानी कि वहाँ के जो लोग थे उन्होंने जो है जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके खिलाफ 1967 में जो है एक तरीके से जो है मतलब जो है उनके खिलाफ मोर्चा छेड़ दिया था। और नक्सल की मैंने सारी बातें आपको बताई दी, लेकिन क्या ऐसे जो है गवर्नमेंट ने प्रयास किए जो आपको बताने चाहिए कि नक्सल का मामला क्यों कम इतना हुआ है। तो पहली बात मैं आपको कह दूं कि नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान टू एड्रेस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ये 2015 में स्टार्ट की गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अनुसार जो है रोड कनेक्टिविटी जो वल्नरेबल एरिया है वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए। साथ ही में रोशनी एक स्कीम चालू की गई ताकि जो है एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग जो है वहाँ के लोगों को दी जाए ताकि वो सब काम छोड़ दें और जो है अच्छे से काम करने लगें। साथ ही में बहुत सारी स्किल ट्रेनिंग भी दी गई। एकलव्य मॉडल पे आधारित जो है आवासीय स्कूल रेजिडेंशियल स्कूल बनाए गए ताकि जो है उनके बच्चे जो है वहाँ पे पढ़े जा करके और जो है क्वालिटी एजुकेशन उन्हें मिले ताकि उनकी बुद्धि को शुद्ध हो। और दूसरी चीज़ जो है डिजिटल भारत निधि बनाई, डिजिटल भारत निधि से जो है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड स्कीम के तहत जो है उनके यहाँ पे टावर मोबाइल कनेक्टिविटी डिजिटल जो डिवाइड था इसका कम करने का प्रयास किया गया। साथ ही में जो है नेहरू युवा केंद्र संगठन बनाए गए ताकि जो है वहाँ का जो यूथ है उसको जो है मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। और सिक्योरिटी कई सारे ऑपरेशन भी चलाए गए, जैसे जो है CRPF और जो कोबरा कमांडो और जो है ग्रे हाउंड्स इनको जो है वहाँ पे तैनात किया गया ताकि किसी प्रकार की अगर एक्टिविटी हो तो उनसे जो है निपटा जा सके। साथ ही में जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA जैसे जो कानून थे उन्होंने जो है इसको निपटाने में जो है काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि UAPA में आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो है विक्टिम जो होता है उसको सिद्ध करना पड़ता है कि मैं दोषी नहीं हूँ, और जबकि अदर कानूनों में ऐसा नहीं होता है। वहीं पे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो 2006 का था, इसने ट्राइबल्स को जो है फॉरेस्ट जो प्रोडक्शन होता है उस पर जो है उनके अधिकार को बनाए रखा। साथ ही में पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट यानी कि पेशा जो 1996 का है, ये इंपावर करता है ट्राइबल ग्राम सभा को कि वो अपना गवर्नेंस और रिसोर्स जो है गवर्नमेंट का मैनेजमेंट जो है स्वयं से करें। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जिन्होंने जो है अल्टीमेटली लेफ्ट विंग जो एक्सट्रीमिज्म था उसको कम करने का प्रयास किया। अगली खबर की अगर हम बढ़ते हैं तो अगली खबर निकल के आ रही है औरंगजेब को लेकर के। और औरंगजेब का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि औरंगजेब की आ रही है, औरंगजेब का मतलब आपने देखा होगा अभी हाल ही में जो है औरंगजेब की जो है 300 साल पुरानी खबर 300 साल पुरानी जो कब्र है उसको दोबारा जो है खोद करके और उसको जो है हटाने की बात हुई है। और ये औरंगजेब की कब्र है कहाँ, तो मैं आपको बता दूँ ये 17th सेंचुरी यानी कि 1600 प्लस में जो है बनाई गई कोई कब्र है जो खुलदाबाद में है, खुलदाबाद। और इसमें जो है छत्रपति ये जो छत्रपति शिवाजी जो महाराज थे उनके जो पुत्र थे जिनका नाम संभाजी था, और आपने देखा होगा उन पे अभी हाल ही में एक मूवी भी बनी है छावा करके, तो उसको लेकर के कई सारे लोग जो है एकदम हिंदू मतलब उसमें आ रहे हैं और उसके कारण जो है वो चाह रहे हैं कि उस कब्र को जो है मतलब डिमोलिश वगैरह जो है कर दिया जाए। और ये जो है हमारे देश में अगर देखा जाए तो दुनिया के मुद्दे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के ये मुद्दा शायद जो है इस समय काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं पे जो है वक्फ बिल बोर्ड का आप मुद्दा देख रहे होगे, और जिसमें जो है वक्फ प्रॉपर्टी को जो है सरकार रेगुलेट करना चाह रही है, और सरकार जो है उसको सही तरीके से जो है जो इतनी वक्फ की प्रॉपर्टी थी उसको लेकर भी जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है अभी हाल ही के दिनों में जो है धरना रखने वाली है और जो है मार्च निकालेगी वगैरह। तो आप ये क्या समझ रहे हो, मतलब ये कुल मिला के क्या है? तो अगर शुद्ध भाषा में मैं कहूँ तो ये सब एक तरीके से राजनीतिक प्रोपेगेंडा है ताकि लोगों को जो है जो मेन समस्याएं हैं रोटी कपड़ा और मकान नौकरी रोजगार बेरोजगारी इस पर ध्यान केंद्रित करना है। कुल मिलाकर के जो है इन्हीं चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कीजिए, मतलब जनता को ऐसा उसमें भड़काए रही है कि हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई और बस इसी में जो है वो चूहों जैसे उलझे रहें और मेन समस्या पर कोई बात ही ना हो। आप देखिए टेलीविजन खोल के देख लीजिए, आप दुनिया का जो है वही बकैती चलती रहती सुबह से शाम तक, ये हमारे साथ बैठे हैं ये और जो है वही शाम तक चलता रहता है। मतलब ऐसा चूतिया बनाया जाता है हिंदुस्तान में, मतलब दुनिया की खबरें जो है तेल लेने गई, बस यही एक खबर थी जिसको जो है इन्हें कवर करना है। चलिए
अगली खबर की अगर हम बात करते हैं तो चलिए थोड़ा सा इनका बारे में बताते हैं कि औरंगजेब जो है इसका अगर बात किया जाए तो ये मुगल का आखिरी रूलर था, पावरफुल, और ये 1707 में जो है निपट गया था और 1658 से लेकर के 1658 से 1707 तक इसने रूल किया। और इसने जो है कई प्रकार के काम किए, जैसे इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी यानी कि इस्लाम को जो है बहुत कर्रे से एकदम जो है इसमें मतलब एक दूसरे के ऊपर मतलब लगाया, थोपा लोगों की, जनता के ऊपर जजिया कर लगाया जो है नॉन मुस्लिम पे लगता था 1679 में, जो कि एक तरीके से जो है हिंदुओं पे लगता था, तो ये एक तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी यानी कि भेदभाव प्रकार का था। वहीं पे रिलीजियस लीडर जैसे गुरु तेग बहादुर जी जो है और जो सिख के थे उनको जो है इन्होंने जो है एग्जीक्यूट किया। साथ ही में जो है टेम्पल डिमोलिशन यानी कि जो मंदिर को तोड़ने का भी प्रयास किया, जिसमें उनका नाम आता है काशी विश्वनाथ मंदिर, और साथ ही में केशवदास टेम्पल जो मथुरा में है। और अगली अगर खबर की बात की जाए तो नेक्स्ट यहाँ पे खबर की बात की जाए, और साथ ही में एक बार और बता दूं कि मराठाओं का जो है मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है जो शिवाजी थे उनके जो सक्सेसर थे संभाजी, जिनका जो है 1681 से 1689 तक जो है इनका रूल रहा था। हालांकि इनको जो है इनके ही एक व्यक्ति ने जो है बता दिया था औरंगजेब को कि ये यहाँ पे छिपे बैठे हैं। अल्टीमेटली औरंगजेब इनको लेकर के गया और अल्टीमेटली इनको जो है बहुत टार्चर करके जो है एग्जीक्यूट किया। तो ये बात जो है ये संभाजी जो थे ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के ही जो है बेटे थे संभाजी, ठीक है। इनका रूल जो है 1681 से 1689 तक था। अगली खबर की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट खबर यहाँ पे निकल के आ रही है, वो शहीद दिवस को निकल के आ रही है। तो शहीद दिवस जो है आपने देखा कि 23 मार्च यानी कि कल मनाया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है सुप्रीम सैक्रिफाइस के लिए जो है एक तरीके से ट्रिब्यूट किया। और मैं आपको बता दूं ये मामला था क्या। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इन लोगों को जो है आपने देखा होगा कि इन तीनों लोगों को जो है फांसी की सज़ा दी गई थी, और आपने देखा कि उनको जो है वक्त से पहले यानी कि 24 को होने वाली थी फांसी, लेकिन 23 को ही करवा दी गई थी। कारण क्या था तो मैं आपको सीधा सा बात बता देता हूँ हिंदी में कि साइमन कमीशन जो है 1927 में यहाँ पे इंडिया में आया था। इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 के 10 साल होने से 2 वर्ष पूर्व यानी कि 1929 में आना चाहिए, लेकिन 1927 में आ गया था। इसी चीज को जो है 1927 में जब साइमन कमीशन इंडिया आया भारत के लिए संविधान को जो है देखने के लिए, तो क्या हुआ कि उसमें जो है कोई भी भारत का व्यक्ति था ही नहीं। इसलिए जो है साइमन गो बैक के नारे लगे। जब जो है देश में बहुत तरीके से विरोध हुआ तो उसमें लाला लाजपत राय के लाठी से जो है मतलब जो है उनकी मृत्यु हो गई। और जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसी में से जो है उनकी मृत्यु को देखने वाला व्यक्ति था जिनका नाम था भगत सिंह। तो उन्होंने जो है उनकी मृत्यु को देखा तो उन्होंने जो लाला लाजपत राय उन्होंने कहा था कि मेरी जो ये जो लाठी है इसकी जो है तुम्हारे जो ब्रिटिश साम्राज्य है इसके लिए जो है नासूर बन जाएगी, मतलब जो है एक दिन तुम्हारा साम्राज्य इसी वजह से कोलैप्स होगा। अल्टीमेटली भगत सिंह ने जो है इसी चीज़ का बदला लेने के लिए जो है उन्होंने जिस एक व्यक्ति को मारना था जिसका नाम था सॉन्डर्स, नहीं जेम्स स्कॉट नाम था। लेकिन जो है वो जो है जब मारने जाते हैं तो जेम्स स्कॉट की मृत्यु ना होकर के सॉन्डर्स की मृत्यु हो जाती है, और अल्टीमेटली जो है फिर उनको जो है पकड़ा जाता है। और पकड़ने के नहीं अभी नहीं पकड़ा जाता है, सॉन्डर्स जो है मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है उसके बाद क्या होता है कि जो पार्लियामेंट होती है, चूंकि ऐसे मामला ज़्यादा उछल नहीं रहा था तो अल्टीमेटली तीनों लोग जो है जिम्मेदारी लेते हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, कि अब पार्लियामेंट में जाएंगे और एक बम फोड़ेंगे और जो है वहाँ पे हम प्रचार इस बात का करेंगे कि बहरों तुम जो है हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हो। तो उनका उद्देश्य किसी प्रकार से मारने का किसी का प्रकार का नहीं था, लेकिन उन्होंने जो है वहाँ पे पार्लियामेंट में गए, बम फोड़े, वही काम एकदम सेम किया। लेकिन उनको जो है ब्रिटिशर्स ने पकड़ लिया। पकड़ने के पश्चात जो है उनके ऊपर चार्ज जो है अगर देखा जाए तो देखो पार्लियामेंट में बम फोड़ने का आरोप था, यानी कि जो है सेक्शन 307 मतलब किसी को मारने की साजिश करना। लेकिन उनको जो है जब पकड़ा गया तो उन्होंने ऊपर जो है मामला इस बात का भी लगाया गया कि जो जेम्स स्कॉट को मारने गए थे लेकिन सॉन्डर्स को जो मार के आए थे उनकी हत्या भी करने वाले यही थे। तो उन्होंने जो है इसी को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस का नाम दिया। अल्टीमेटली जो है इनको 23 मार्च को और इनको जो है फांसी की सज़ा दे दी गई, और इनको जो है मतलब जो है यही खबर थी टोटल से, ठीक है। अगली खबर की ओर हम बढ़ते हैं तो अगली खबर यहाँ पे जो है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे जो है 24 मार्च यानी कि आज के दिन मनाया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस की अगर बात की जाए तो ये एक प्रकार का जो है इसकी जो थीम है 2025 की वो दोस्तों है यस वी कैन एंड टीबी कमिट इन्वेस्ट डिलीवर। और मैं आपको बता दूं इंडिया जो है लार्जेस्ट टीबी बर्डन झेलता है। 26% ऑफ ग्लोबल केसेस का जो है इंडिया के ऊपर है। 29% ऑफ ग्लोबल जो टीबी डेथ हैं वो भी इंडिया के ऊपर है। और 2023 में जो है 25.5 लाख टीबी केस जो है नोटिफाइड किए गए इंडिया में। और ये बात जो है आपको टीबी के बारे में पता होनी चाहिए। टीबी के लिए लेकर के जो है भारत सरकार जो है नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम चलाती है, और इसको जो है इंडिया 2025 के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। और
पीएम टीबी मुक्त भारत अभियान 2022 में स्टार्ट किया गया। निश्चय पोषण योजना, इसको जो है 1000 रुपये पर मंथ जो है न्यूट्रिशन के लिए मिलता है। और जो है निश्चय मित्र, ये भी जो है टीबी के पेशेंट के लिए जो है न्यूट्रिशन का इंतजाम करती है, डायग्नोसिस और वोकेशनल ऐड वगैरह जो है देने का काम होती है। तो ये टीबी के ऊपर बात थी। फिलहाल बड़े बड़े आर्टिकल द हिंदू में टीबी पे छपे हुए हैं, और क्योंकि जो है हम लोग यूपीएससी के हैं तो थोड़ा थोड़ा जनरल जानकारी लेनी है, वो ज़्यादा ज्ञान में नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे कोई डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अगली दोस्तों खबर की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही है डीप सी इकोसिस्टम को लेकर के। डीप सी इकोसिस्टम, बात समझिए, डीप सी इकोसिस्टम होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, डीप सी इकोसिस्टम जो है सी एंड सी बेड, यानी कि समुद्र और समुद्र की तलहटी जो 200 मीटर के जो है नीचे होती है, यानी कि अफोटिक जोन में जहाँ पे जो है लाइट पलती है, उसको उसमें जो है अगर देखा जाए तो इसी डीप सी इकोसिस्टम का एक नया हमें पता चला है। कहाँ पे पता चला है, तो इसकी खोज कहाँ पे हुई है, तो मैं आपको बता दूं अंटार्कटिक में पहली बार जो एक आइसबर्ग था डिटैच हुआ है। किससे? जॉर्ज 6 आइस शेल्फ, यानी कि जॉर्ज 6 आइस शेल्फ जो थी वो जब डिटैच हुई तो हमें एक डीप सी इकोसिस्टम का पता चला अंटार्कटिक के पास, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी हमने खोज कर ली है। और इसमें जो है कई प्रकार के जीव जंतु या कई प्रकार की वनस्पतियां टाइप की जो है मिली हैं। और ये जो है इनकी जो गहराई है 200 मीटर नहीं है, इनकी गहराई है 1300 मीटर। ठीक है, 200 होनी चाहिए डीप सी इकोसिस्टम के लिए, लेकिन ये जो है 1300 मीटर की गहराई मिले हुए हैं। तो एक बड़ी बात है कि अंटार्कटिका में जो है अगर देखा जाए तो ये डीप सी इकोसिस्टम मिला है। और ये तब मिला जब जो है ये जो आइस सेल्फ थी जो जॉर्ज 6 आइस सेल्फ, वो जो जब डिटैच हुई अंटार्कटिका से। अगली खबर की अगर हम बात करते हैं तो अगली खबर यहाँ पे निकल के आ रही है, वो दोस्तों निकल के आ रही है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर, यानी कि जो है पार्लियामेंट्री की जो स्टैंडिंग कमेटी एग्रीकल्चर पे, उसने सबमिट की है अपनी रिपोर्ट फिशरी सेक्टर को लेकर के। फिशरी सेक्टर में क्या सुधार होने चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो इंडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 8% दुनिया का जितना भी फिश का प्रोडक्शन है वो इंडिया करता है। 3rd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है अगर पूरी दुनिया में देखा जाए। और अगर देखा जाए तो कम से कम नहीं तो जो है हमारी अगर ग्रास वैल्यू एडेड में अगर आप देखोगे तो 4% से 6.72% तक का जो है योगदान इस सेक्टर का रहता है। इशूज क्या है इसमें? इशू सबसे बड़ा ये है कि इसमें जो है कोई रिसर्चर बॉडी नहीं है, यानी कि जो है फिशरी सेक्टर में हमारे देश में जो है कोई रिसर्चर बॉडी नहीं है जो फिशरी सेक्टर में मछली पालन में जो है कोई रिसर्च करे। दूसरी चीज़ ये भी है कि इसमें जो है इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं मिलता है, यानी कि इंटरेस्ट फ्री इनको लोन दिया जाए। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो है स्टोरेज के लिए कोल्ड स्टोर नहीं है, कोल्ड स्टोर बनाया जाए। और इस प्रकार से जो है कई सारी चीज़ें जो है यहाँ पे जो है सजेस्ट की गई, जैसे यहाँ पे जो है इंश्योरेंस जो है दिया जाए मछली पालन करने वालों को, और केसीसी फ्री लोन दिया जाए, कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्ट को ईजी बनाया जाए। और जो है यहाँ पे देखा जाए तो जो डिस्ट्रक्टिव मेथड हैं जो है समुद्र में यूज की जाती हैं, यहाँ पे कहीं पे भी जो है मछली पालन में बाधा पहुँचाती हैं डिस्ट्रक्टिव मेथड, जिससे मछलियाँ मरती हैं, उनको बैन किया जाए। अगली खबर की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो अगली खबर यहाँ पे निकल के आ रही है एक नेवा प्लेटफॉर्म जो है दिल्ली ने जो है ज्वाइन कर लिया है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म। ये दोस्तों जो पार्लियामेंट में जितने भी जो है अफेयर होते हैं, जितने भी जो है मतलब काम होते हैं पार्लियामेंट में, उनको डिजिटल करना इसका उद्देश्य है। अगली खबर की अगर हम बात करें तो एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है चाइना पे अगले 5 सालों तक के लिए जो है लगा दी गई है। और एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है आर्टिकल 6 जो है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो गेट का 1994 का जो है आर्टिकल 6 जो है इसके बारे में एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में बात करता है, ताकि जो है अपने देश के जो लोकल लोग हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, वो जो है अपने सामान को जो है सस्ते दाम में ला सकें। और बाहर वाली जब चीज़ महंगी हो जाएगी तो यहाँ के लोग उसको खरीदेंगे नहीं, जिससे जो है आगे बाहर वाला देश हमारे देश में बेचने से हतोत्साहित होगा। अगली खबर की अगर हम बात करें तो अगली खबर यहाँ पे एआई वॉशिंग से निकल के आ रही है। मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से जो है इको फ्रेंडली की बात करते हैं बहुत सारे लोग, उसी प्रकार से आज हमारे देश में जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है एआई वॉशिंग। यानी कि कोई भी कंपनी, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी वेबसाइट, कोई भी ऐप, कोई भी कुछ भी लॉन्च करता है, उसमें एआई का नाम चिपका देता है। चाहे भले उसमें ढेला ना कुछ जो है एआई के नाम से हो रहा हो, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम चिपका दिया जाता है। तो इस चीज़ को हम एआई वॉशिंग कहते हैं। अगली खबर की अगर बात करें तो अगली खबर यहाँ पे ज्ञानपीठ अवार्ड को निकल के आ रही है। 59वां ज्ञानपीठ अवार्ड जो है विनोद कुमार शुक्ला को जो है मिल चुका है। ये हमारे देश में जो है हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड होता है इंडिया में। और भारतीय ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो 1965 से जो है इंडिया के जो लोग होते हैं उनको ही दिया जाता है लिटरेरी वर्क में। और ये जो है इस्टेब्लिश हुआ था भारतीय ज्ञानपीठ 1944 में, 1944 में 22 भाषाओं में जो है ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है। 2013 में इंग्लिश को भी इसमें शामिल किया गया। अगली खबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है शहीद दिवस पे हो ही चुकी बात।
एंथूरियम एक जो है मैं आपको बता दूं एक फ्लावर है, उसको जो है अब मिजोरम से सिंगापुर में जो है अगर देखा जाए तो एक्सपोर्ट किया जाएगा। ये पहला जो है एपीडा के द्वारा फैसिलिटेट किया गया पहला ऐसा फ्लावर है जो एंथूरियम फ्लावर है। इसको मिजोरम से कहाँ पे, सिंगापुर में जो है भेजा जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो ये फ्लावर है इसको नासा ने जो है मानता है कि ये जो है एयर प्यूरीफायर का काम करता है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल अगली खबर दोस्तों निकल के आ रही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अभी हाल ही में जो है बर्थ एनिवर्सरी थी। ये उत्तर प्रदेश के जो है अकबरपुर में जन्म लिए थे और ये जो है एक विजनरी लीडर और फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी और सोशल जस्टिस के चैंपियन थे। और ये इन्होंने जो है सोशलिस्ट विचारधारा थी, यानी कि समाजवादी विचारधारा थी। क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, मल्टीपल टाइम्स जो है जेल भी गए और इन्होंने पुर्तगीज का जो रूल था गोवा में उसका जो है इन्होंने विरोध किया, प्रोटेस्ट किया। ठीक है, लोहिया जो है अगर देखा जाए तो जो इनइक्वलिटी यानी कि समाज में जो असमानता है, चाहे वो कास्ट की हो, चाहे वो क्लास की हो, चाहे वो जेंडर की हो, चाहे वो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हो, इसको जो है समाप्त करने के लिए इन्होंने काम किया। इन्होंने जो है 6 अपने पॉइंट दिए थे, बिंदु दिए थे सोशलिज्म के लिए। और इन्होंने जो है अगर देखा जाए तो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जो है प्राप्त करने की भी बात कही और इन्होंने जो है अब वर्ल्ड गवर्नमेंट की भी बात की। साथ ही में जो है इनके लिटरेरी वर्क की अगर बात की जाए, इन्होंने जो लिखे हैं उनमें नाम है द कास्ट सिस्टम, व्हील ऑफ हिस्ट्री, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म। ये इनके जो है लिखित वाले जो वर्क हैं। और इनको अगर इनके अंदर की वैल्यूज की बात की जाए तो इनके अंदर जस्टिस, इक्वालिटी, सेल्फिशनेस, नॉन वायलेंस, ये इनकी वैल्यूज हैं। एथिक्स में आपके काम आ जाएगा। अगली दोस्तों खबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है अब हम द हिंदू अपना खोल चुके हैं और द हिंदू में पहली खबर यहाँ पे जो है अब हम फटाफट अंदाज में देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों पहली जो खबर यहाँ पे मैं आपको बता दूँ मणिपुर से निकल के आ रही है। और मणिपुर में आपने देखा कि मणिपुर में जो है अभी हाल ही में आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जो है 5 जजेस, जिसमें BR गवई और जो है हमारे लॉ मिनिस्टर मेघवाल जी जो है मणिपुर के जो है दौरे पे थे। और मणिपुर जो कि वायलेंस में जूझ रहा था, यानी कि जो है वहाँ पे आपने देखा मणिपुर की स्थिति कितनी ख़राब थी, तो इसको लेकर के उन्होंने वहाँ पे दौरा किया और साथ ही में आश्वासन दिया है कि संविधान ही एकमात्र ऐसा तरीका है। मणिपुर मानता हूँ कि सबसे छोटा राज्य है हमारे देश का और जिसकी कैपिटल इम्फाल है, लेकिन वहाँ पर जो है जब इन लोगों ने दौरा किया तो उन्होंने पाया कि वहाँ के लोग जो है ये सब कुछ समाप्त हो सकता है, संविधान का पालन करें। और ये जो है अगर देखा जाए तो जो मतलब एक डायलॉग ही एकमात्र ऐसा तरीका है, यानी कि बातचीत से ही समाधान निकल सकता है। और मिजोरम का फिलहाल जो है हालात आगे आने वाले समय में सस्ते यानी कि ठंडे होते हुए दिख रहे हैं और मिजोरम है। फिलहाल आज की खबरें का जो है सिलसिला यहाँ पे ख़त्म हुआ और कल दोस्तों फिर हम आएंगे करंट अफेयर के सेशन के साथ। तब तक जो है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और मैं आपसे फिर कहता हूँ जितना भी लिखित में कंटेंट आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू।